दोस्तों, इंटरव्यू एक ऐसा शब्द जिससे सुन के कुछ लोग घबरा जाते हैं और मन में होता है कि उफ, इंटरव्यू में जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या पूछने वाले हैं, क्या होने वाला है, तो इससे अच्छा तो ना ही जाएं। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ जाए और बता दिया जाए कितनी सैलरी मिलेगी, आ जाओ और काम करो, पैसे लो और अपने घर जाओ, है ना। ऐसा ही कुछ डर होता है, सभी का नहीं कह सकते, कुछ कुछ लोगों के मन में होता है और फिर वो इंटरव्यू के डर से उस काम में कामयाब नहीं हो पाते जिस काम की उन्होंने ट्रेनिंग की है या जिस काम की उन्होंने तैयारी की है। तो इसीलिए हम लेकर आ गए हैं आज ये प्रोग्राम गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शर्मिला और आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। और आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं इंटरव्यू के बारे में। हमारे साथ हैं अग्रसर से नीलम और मैकवरे से निधि जी। तो नीलम जी और निधि जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। थैंक यू शर्मिला जी। जी वेलकम नीलम जी। तो निधि जी, पहले आप अपना थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को। थैंक यू सो मच हमें इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम निधि है, मैं मकवेरी में पिछले 8 सालों से कार्यरत हूँ। मैं मकवेरी के फाइनेंस विभाग में टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ। जी बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, अभी ये लाइव प्रोग्राम है तो आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं अपने सवाल कि आप इंटरव्यू में जाने के समय क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या क्या घबराहट होती है और क्यों नहीं जाना चाहते इंटरव्यू देने के लिए। तो वो सवाल आप ज़रूर कर सकते हैं अभी लाइव प्रोग्राम में। हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। तो जल्दी से कॉल कीजिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा और अपने सवाल साझा कीजिएगा। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। तो दोनों नंबर अच्छे से काम कर रहे हैं। आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िए और अपने सवाल साझा कीजिए। जी, तो निधि जी, पहला सवाल यही होगा कि रिज्यूमे में क्या क्या लिखा जाता है। रिज्यूमे एक अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और मैं पहले बताऊंगी कि आपको उसमें क्या क्या लिखना चाहिए। जी जी। सबसे ऊपर रिज्यूमे में हमें अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, जी, ईमेल आईडी ये मेंशन करना चाहिए। हाँ हाँ। उसके बाद एक अच्छे रिज्यूमे के लिए हमें सारांश, समरी लिखना बहुत ज़रूरी है, जो हम अगले आंसर में, अगले प्रश्न में आपको बताएंगे। जी। इसके बाद हमें एकेडमिक्स, अपनी शैक्षिक योग्यताओं के बारे में लिखना चाहिए। संस्थान का नाम, उत्तीर्ण होने के ईयर्स और आपके द्वारा अर्जित सभी डिग्री, प्रमाण पत्र और डिप्लोमा का उल्लेख करें। जी। इसके बाद हम अपने वर्क एक्सपीरियंस, व्यावसायिक अनुभव के बारे में बताएंगे, जिसमें हम इंटर्नशिप, प्रशिक्षण, कार्य अनुभव या अगर कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट किया हो तो उसके बारे में बताएंगे। जी जी। फिर हम अपनी स्किल्स, व्यावसायिक कौशल के बारे में बताएंगे। उच्च शिक्षा या कोई भी पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्जित अगर आपने कोई भी स्किल या कोई अतिरिक्त ज्ञान अर्जित किया है तो उसको हाईलाइट करें। इसका एग्जाम्पल होगा कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं तो आप इसको ज़रूर मेंशन करें। जी। अगर आपने कोई टेलीकॉलर का काम किया है या आपने कहीं कोई अकाउंटिंग जॉब किया है तो उसको मेंशन करें। जी जी। इसके बाद आप अपनी लैंग्वेज स्किल्स, भाषा प्रवीणता के बारे में बताएं। उस भाषा का उल्लेख करें जिसको आप कुशलता से जानते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में कुशल हों, आप बहुत सक्षम हों, मगर अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है तो आप हिंदी लिखें। आप अगर राजस्थान से हैं, आप मारवाड़ी हैं, आप हरियाणवी हैं तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे निधि जी जानना चाहूँगी कि कई बार होता है कि जो इंटरव्यू लेने वाला होता है ना, वो इंग्लिश में बात करता है और हम उतना इंग्लिश नहीं जानते या नहीं बोला जाता, तो क्या करें? क्या हमें बोलना चाहिए उनको कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती है या मैं इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाऊँगी? क्या करना चाहिए उस टाइम पे? मैं सबसे पहले एक उदाहरण देना चाहूँगी आपके सामने। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ पिछले 8 साल से। उसके पहले भी मैं मल्टीनेशनल कंपनीज में रह चुकी हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी शिक्षा क्लास 10 तक हिंदी मीडियम से करी थी। जी। बट उसके बाद मैंने इंग्लिश पे ध्यान दिया। इंग्लिश मैं नहीं बोलूँगी कि आपको ज़रूरी नहीं है, आज के टाइम पे इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। मगर इंटरव्यू के दौरान अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, आप
बहुत बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश समझ जाते हैं, हम क्वेश्चन समझ जाते हैं, मगर हम उसका उत्तर नहीं दे पाते। जी जी। तो आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हो आप उसमें आंसर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आना चाहिए। आप इंटरव्यूअर से शुरू में ही ये चीज़ बोल सकते हैं, क्या मैं ये आंसर हिंदी में दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये इंटरव्यू का पूरा प्रोग्रेस अगर उस जॉब के हिसाब से हिंदी कंफर्टेबल है तो वो फिर आगे इंटरव्यू उसी हिसाब से लेगा। अगर आप ये शुरू में नहीं बोलेंगे तो इससे आपकी नर्वसनेस बढ़ेगी। हाँ हाँ जी जी, तो इससे नुकसान हो सकता है। हाँ जी। मेरा यहाँ पे मतलब एक चीज़ और था, जैसे रिज्यूमे में कई लोग हिंदी अच्छे से जानते हैं, जैसे इंग्लिश नहीं जानते हैं या फिर थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो वो अपने रिज्यूमे या सीवी में मेंशन करें हिंदी या इंग्लिश, या फिर या कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से करना चाहिए। आपको हर चीज़ प्रोफिशिएंसी या सक्षमता का एक लेवल होता है। जब आप कोई भी भाषा लिखते हैं तो आप हिंदी में आप लिख सकते हैं कि आप प्रोफिशिएंट हैं, आप उसमें बहुत ही सक्षम हैं। मगर जब आप इंग्लिश लिखते हैं तो आप उसको कॉमन उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें सक्षम मत लिखें अपने आप को। मगर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें लिखें ज़रूर। जी। हम ये भी कर सकते हैं कि जैसा अगर हम जहाँ पे हम अपना रिज्यूमे लेके जाने वाले हैं तो उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी है। अगर उन्होंने इंग्लिश फ्लुएंट मांगी है या बोला है कि इंग्लिश चाहिए ही चाहिए, ज़रूरी है, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग भी देख लेना चाहिए एक बार अपने सीवी में डालने से पहले ना। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा तालमेल हुआ और बहुत ही अच्छे से बताया, थैंक यू। तो दोस्तों आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम का नाम है जन जानकारी और इसमें हम बात कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, 9873551078। तो आप दोनों नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। हमारे साथ है मैकबरी से निधि जी और अग्रसर से नीलम जी। यहाँ पे मैं निधि जी ये जानना चाहूँगी कि जब रिज्यूमे लिखा जाता है तो क्या क्या ऐसी गलतियाँ हो जाती है जो कि गलत प्रभाव डाल सकती हैं? तो क्या कुछ ऐसा हो जाता है? क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं, कुछ युवा होते हैं जो अपने आप रिज्यूमे बनाते हैं, कुछ होते हैं कि कैफ़े वगैरह पे जाके बनवाते हैं। तो क्या क्या गलतियां निकल के आती है? किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं छोटी सी गलती और हमें दिक्कत में डाल सकती? तो यहाँ सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि कुछ युवा ऐसे होते हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं रेज्यूमे बनाने, जबकि मेरा जी एक श्रोता जुड़े हैं, बीच में रोकना चाहेंगे। हेलो, मैं पलक बात कर रही हूँ अग्रसर से। जी पलक जी, आप बताएं क्या पूछना चाहेंगी? मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं हमारे मन में एक नर्वसनेस रहती है। अच्छा। और ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है हम उसको नहीं आंसर कर पाते नर्वसनेस की वजह से। तो कैसे हमें इस नर्वसनेस से डील करना चाहिए? नर्वसनेस एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। आज स्टूडियो में बोलने से पहले मैं भी थोड़ी सी नर्वस हुई थी। तो पलक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप नर्वस नहीं हो या आप ये बहुत गलत है कि आप पहले से नर्वस हो गए और आप आंसर नहीं कर पा रहे हो। मगर इस नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि घबराहट पे हम कुछ इस तरह से बोल देते हैं कि हमारे हाथ में आई हुई जॉब भी निकल सकती है। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप उस क्वेश्चन को पहले समझें। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ही शांत रखें, आप अपने मन को शांत रखें। इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखें, जिससे आप नर्वस नहीं होंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हो, आपको तुरंत क्वेश्चन पूछने के बाद आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती। आप टाइम लो कुछ सेकंड्स का, 10 सेकंड 15 सेकंड वेट करो और उसके बाद पहले अपने थॉट्स को कलेक्ट करो। आप सोच लो कि आपको आंसर क्या देना है, फिर बोलो। जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करके रखते हो इंटरव्यूअर के साथ, तो आपकी आधी नर्वसनेस वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। जी जी। तो दोस्तों आप भी ऐसे ही पलक जी की तरह कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। थैंक यू पलक को सवाल करने के लिए और हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जी निधि जी, आप बता रहे थे कि क्या क्या गलतियां होती है रिज्यूमे लिखते वक्त। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि हम खुद से नहीं बनाते, जो ये सबसे बड़ी गलती है। हमें अपना रिज्यूमे खुद से बनाना चाहिए। मगर मान लीजिए कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाके भी वो रिज्यूमे बनवा रहे हैं,
जी। तो आपको उसको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है कि साइबर कैफे वाले बहुतों के रिज्यूमे बनाते हैं, तो वो कॉपी पेस्टिंग एरर कर देते हैं। जी जी। किसी अकाउंटेंट का अगर रिज्यूमे किसी टेक्नोलॉजी वाले बंदे रिज्यूमे में डाल दें तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जी। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप टाइम लें, आपको उसी समय उसको पैसे दे के वहाँ से प्रिंट आउट लेके निकलने की ज़रूरत नहीं होती। आप उसको बोलो कि आप प्रिंट आउट दो, मुझे पढ़ने दो, प्रूफ रीडिंग जिसको हम बोलते हैं वो करें, और उसके बाद पहले अपनी सारी गलतियों को करेक्ट करवाएं, उसको संशोधित करें, और फिर आप वहाँ से रेज्यूमे का प्रिंट आउट लेके निकलें। दूसरी एक मिस्टेक होती है ग्रामर की। ग्रामर चेक करना, व्याकरण चेक करना बहुत ज़रूरी है हमें अपने रेज्यूमे में। अगर मैं किसी का रेज्यूमे, जैसे मैं बहुत इंटरव्यूज़ लेती हूँ, तो अगर मैं कोई रेज्यूमे देख रही हूँ तो मुझे उसमें कोई भी व्याकरण की गलती दिखे तो मैं वो पसंद नहीं करती। तो मेरी सभी श्रोताओं से रिक्वेस्ट यही है कि आप व्याकरण को हमेशा ध्यान दें। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से आपने बताया निधि जी। यहाँ पे मैं अगला सवाल फटाफट से पूछ लेती हूँ कि रिज्यूमे के लिए एक अच्छा सारांश क्या है? सारांश यानी कि समरी। जी। समरी रेज्यूमे में सबसे टॉप में आनी चाहिए, आपके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसके ठीक बाद आनी चाहिए। एक अच्छी तरह से लिखा गया रेज्यूमे सारांश 2 से 3 लाइन लंबा होना चाहिए। इसमें आप अपने करियर की उपलब्धियों और स्किल्स को दर्शाएं, जो आप जॉब आवेदन कर रहे हैं जिसके लिए, उस नौकरी के लिए जो रेलिवेंट है, जो प्रासंगिक है, उसको मेंशन करें। जी। ये 5 वाक्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स को आप बुलेट पॉइंट्स यानी कि 1 2 3 4 की लिस्टिंग की तरह भी लिख सकते हैं। जी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें, कीवर्ड्स। तो जब हम नौकरी, लिंक्डइन या किसी भी जॉब पोर्टल के माध्यम से जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें जो HR या रिक्रूटर होता है वो हमेशा कुछ कीवर्ड्स को सर्च करता है। जी। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई टैक्स का जॉब है तो उसमें वो CV में टैक्स का वर्ड सर्च करेगा। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो अपने सारांश में वो कीवर्ड्स यूज़ करिए, जिससे आप सर्च में अपीयर हो पाए, आपका जॉब CV हाईलाइट हो पाए HR के सामने। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया निधि जी, थैंक यू। दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी में, और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 5080, और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78 9873 551078। नीलम जी, आप कुछ शामिल करना चाहेंगे इसमें? हाँ, मैं जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कई बार जैसे निधि देखे हैं CVs लोगों के या रिज्यूमे, तो वो जैसे आपने बताया कि वो कहीं से भी जाके बनवा लेते हैं, तो बनवा के तो ले आते हैं और वो देखते ही नहीं है कि उसमें क्या लिखा है, ऊपर की जो 2 लाइनें 4 लाइनें उसने लिखी है, क्या लिखी है। फिर वो इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं। फिर जो इंटरव्यू ले रहा होता है अगर उससे कहते हैं कि आप जरा इसको जो आपने ऊपर लाइनें लिखी हैं उसका मतलब बता दो या इसको पढ़ के बता दो, जी। तो उस समय वो लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि क्या लिखा है और क्यों लिखा गया है। क्योंकि वो कभी कभी जो इंटरव्यू लेते हैं ये भी पूछ लेते हैं ये क्यों लिखा है आपने, तो उन्हें उस बारे में पता ही नहीं होता। तो इसीलिए जैसा कि आपने बताया था कि जब कभी भी लेके आए तो प्रूफ रीडिंग तो मस्ट है, मतलब आपको करनी चाहिए, और अगर कुछ गलत लग रहा है तो आप उसको बोलो कि ये नहीं है, इसको इस जगह पे ऐसे करो। तो ये बहुत बड़ा रोल होता है इसका। जी, यानी कि जो आप लिख के लेके जा रहे हो उसका मीनिंग या उसको समझना आपके लिए पहले खुद के लिए जरूरी है, ना कि दूसरों से देने से पहले वो सारा समझ जाएं आप कि आप क्या लिख के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि नकल में भी अकल होनी चाहिए। हाँ जी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जो भी लिख रहे हो उसमें आप अपनी अकल लगाओ और आप श्योर हो कि आप सही लिख रहे हो। जी बिल्कुल, एकदम सही बात। जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे नीति जी, इंटरव्यू में सबसे पहले क्या पूछा जाता है? आपने कहा ना कि इतने सारे इंटरव्यू में लेती हूँ तो यहाँ पे मतलब सारे राज खुलने वाले हैं कि क्या पूछा जाएगा पहले इंटरव्यू में? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। जी, ये प्रश्न इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाला सबसे पहला प्रश्न होता है, क्योंकि
इसी से इंटरव्यूअर आपके बारे में एक परसेप्शन, एक छवि तैयार करता है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से दिया तो आपका आधा काम तभी हो जाता है, आपकी एक अच्छी छवि बन जाती है इंटरव्यूअर के सामने जी। और उसको इंटरव्यूअर को ये सोचने में मदद करता है ये उत्तर कि आपसे आगे क्या सवाल किया जाए। अगर आपने सही जवाब दिया तो आप एक अच्छी छवि बना रहे हो, और अगर उसको जवाब पसंद आया तो आपसे बहुत ही और अच्छे सवाल करेगा। अगर आपने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी जी तो बाकियों की तरह आपसे भी एक कॉमन क्वेश्चंस, जनरल सवाल पूछे जाएंगे। ये जनरल सवाल फिर क्या हो जाता है कि मतलब फिर क्या पूछा जाता है कि लोग समझ भी जाएं कि हाँ मैंने तो गड़बड़ कर ही दी है यहाँ पे? वो होता है कि वो टरकाने वाले क्वेश्चन होते हैं। अच्छा तुमने और क्या किया है ये बताओ, जबकि उसको दिख रहा है कि उसने क्या किया है, बट वो आपके सीवी या रेज्यूमे से स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जनरल क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा आपने ये किया है, इसमें क्या किया, अच्छा आप यहाँ रहते हो, अच्छा ये ऐसा है, बस इस तरह से आपको टरका के वहीं पे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। आधे घंटे का इंटरव्यू 10 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपको तभी समझ जाना चाहिए कि आपने कुछ गड़बड़ करी है। तो अगर मैं एक अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने पेश करने की गुजारिश करूंगी कि आपको इस सवाल का जवाब किस तरह से देना चाहिए, तो मैं अपना ही नाम लिख के इसको बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहिए इंटरव्यूअर को जी। तो आप इस तरह से स्टार्ट करें कि धन्यवाद सर या मैडम, आपने मुझसे ये सवाल किया। मेरा नाम निधि है, मैं दिल्ली से रहने वाली हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक आत्मविश्वासी, मेहनती और सकारात्मक स्वभाव की व्यक्ति हूँ। नॉलेज की बात करूँ तो मुझे जावा प्रोग्रामिंग, सी लैंग्वेज, HTML में दक्षता हासिल है। इसके अलावा मेरी MS एक्सेल पे भी अच्छी पकड़ है। मेरी रुचियों में डांसिंग, इंटरनेट सर्फिंग, चेस, म्यूज़िक सुनना शामिल है। अपने खाली समय में मैं मोबाइल फ़ोन पर समाचार लेख का आनंद लेती हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब इस तरह से अपने बारे में बताना है, ना कि किसी और के बारे में, कि आपके अंदर क्या क्या काबिलियत है और क्या टाइम मिलता है तो क्या करते हो, तो वो सारी चीज़ें मतलब उस टाइम पे बतानी चाहिए। बहुत ही अच्छे से बताया निधि जी। नीलम जी कुछ शामिल करना चाहेंगे इसमें? निधि जी ने बहुत अच्छे से बताया, सब कवर किया। ऐसा एक्चुअली में लोग करते हैं कि जैसे आपके बारे में पूछा जाता है, फिर वो अपने पूरे मतलब फैमिली के बारे में कि हम इतने लोग हैं, हम यहाँ रहते हैं, हम ये करते हैं, तो ये सारी चीज़ें बताने लग जाते हैं। और मुझे निधि ऐसा लगता है कि अगर जब आपसे कोई किसी से पूछा जाता है अपने बारे में, उसने अगर बताना स्टार्ट किया, अगर सामने वाले का अगर वो एक्सप्रेशन देख रहा है कि उसको शायद इसमें रुचि नहीं है, तो वो उसको पूछ भी सकता है बताने के बाद कि क्या मैं इसमें कुछ और भी ऐड कर सकती हूँ, मैं कुछ और भी बताना चाहता हूँ, तो क्या मैं बता सकता हूँ। कि जिससे ये होता है कि अगर सामने वाले का सुनने का मन है तो आपको हाँ बोल देगा, वरना शायद बोल दे कि ठीक है इतना जान लिया हमने आपके बारे में। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा नीलम जी आपने, और बहुत ही अच्छा वैल्यू ऐड किया है। कभी भी अपना डिस्क्रिप्शन इतना लंबा नहीं रखना चाहिए कि इंटरव्यूअर बोर हो जाए सुनते सुनते। आपको सिर्फ वही बोलना चाहिए जिससे आप उम्मीद करें कि आपके अगले प्रश्न भी वहीं से आए। आप जैसे मैंने अपनी हॉबीज के बारे में बताया, तो मैंने बोला कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है मोबाइल पे, तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स के बारे में आपके पास अगला क्वेश्चन आए कि पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है। अगर आप अपने भाई बहनों के बारे में बताएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछेगा आगे। लेकिन बताए वही जो आप करते हैं, ये ना हो कि कुछ ऐसा बताएं फिर उसमें से कुछ सवाल पूछा जाएगा तो फिर ठप हो जाओगे। बिल्कुल सही। हाँ, तो यहाँ भी रुक सकते हैं जी। दोस्तों आप भी जरूर जुड़िएगा इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है जन जानकारी और मेरा नाम है शर्मिला, और हमारे साथ हैं निधि जी मैक्वेरी से और नीलम जी अग्रसर से। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं जी। तो यहाँ पे निधि जी अगला सवाल होगा कि इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ये तो आपने बताया, लेकिन हाँ सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं यही बताइए प्लीज। तो जैसे पहला सवाल तो हमने आपको बताया, अब इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं, जैसे कि
आपकी ताकत क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जब इस प्रश्न का आप उत्तर देते हो तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किस चीज़ का इंटरव्यू दे रहे हो। अच्छा, मान लीजिए कि आप कस्टमर सर्विस के किसी पद के लिए आवेदन दे रहे हैं, तो आप उस परिस्थिति में कह सकते हैं कि आपके पास ग्राहक सेवा के, कस्टमर सर्विस के बहुत अच्छे तरीके हैं जी, समस्या से समाधान निकालने का कौशल, स्किल है, दबाव के वक्त शांत रहने की क्षमता है जी। जब आप इस तरह से अपने आंसर्स को इस गहराई के साथ उत्तर देंगे तो इंटरव्यूअर को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इस बंदे ने इस चीज़ पे काम कर रखा है। जी जी। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आपको इस नौकरी में रुचि क्यों है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे पूछा जाता है कि आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हैं, या हम आपको इस रोल के लिए क्यों लें। जब इस प्रकार के सवाल आते हैं तो इसका जवाब आपको बहुत ही सरलता से देना है। इसके लिए लेकिन आपको कुछ होमवर्क करना पड़ेगा। जहाँ जा रहे हो आप इंटरव्यू देने, उस कंपनी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए जी। आप इतनी जानकारी प्राप्त कर लें कि आप उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, उसकी वैल्यूज़, जो कंपनी जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके बारे में बात कर पाएँ। इस तरह से जब आप इसका आंसर देंगे तो बहुत ही शांत मन से कंपनी के अच्छाइयों को बताएं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। फिर आप बोलें कि ये कुछ कारण हैं जो मैंने बताए जिसकी वजह से मैं आपकी कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जी जी, बहुत ही अच्छा। इसके अलावा क्वेश्चंस होते हैं कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो। इस प्रश्न का मेन पर्पस होता है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स, आपके अगले 5 साल के गोल्स के बारे में इंटरव्यूअर जानना चाहता है और वो ये देखना चाहता है कि आप कंपनी के गोल्स, लक्ष्यों के अनुरूप हो या नहीं। इसका उपयोग अपनी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प को मापने के लिए भी किया जा सकता है। इसके जवाब में आप कह सकते हो कि अगले 5 सालों में मैं बाहरी और आंतरिक, दैट इज इंटरनल और एक्सटर्नल लर्निंग जी, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए कंपनी द्वारा दिए जाने वाले हर अवसर का लाभ उठाना पसंद करूँ। क्योंकि लाभ तभी उठ पाएगा जब वो उनसे संपर्क में रहेंगे और कुछ अच्छा सीख पाएंगे तो आगे भी बढ़ पाएंगे। जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया। एक जी और क्वेश्चन शर्मिला जी जो इम्पोर्टेंट है वो है कि ओवर टाइम। हाँ, तो जब हम फ्रेशर लेवल जॉब की बात करते हैं, जब बच्चे स्कूल, हाई स्कूल से या कॉलेज से निकल के किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनसे आमतौर से पूछा जाता है कि आप ओवर टाइम करना चाहेंगे या नहीं। अगर आपके घर में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि आप 8 से 9 घंटे का काम कर सकते हो जी, तो आप प्लीज़ कोई ऐसा कमिटमेंट ना करें ओवर टाइम का जो आपको बाद में मुकरना पड़े। कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू के लिए कुछ भी बोल देते हैं, इंटरव्यूअर की बात से अग्री कर जाते हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप नौकरी पाने के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करें। आप अगर कंफर्टेबल हैं, सक्षम हैं तो आप अग्री करें, वरना आप उसको मना कर दें। जी, और मना करने पर अगर वहाँ पे कारण पूछा जाए तो क्या कारण बताना ज़रूरी होता है निधि जी, या फिर कह दें कि नहीं बस मेरे को इतना टाइम ही मैं टाइम दे पाऊँगा? नहीं, आपको कारण बताना ज़रूर चाहिए क्योंकि वो एक ट्रस्ट डेवलप करता है। आप कुछ भी आंसर देते हो, जवाब देते हो तो उसको आपको एक्सप्लेन करना, उसका कारण बताना बहुत ज़रूरी होता है। आप बताओ कि आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, या आप शादीशुदा हो तो आप बोलो कि आपके बच्चे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, तो मैं इससे ज़्यादा और टाइम नहीं दे पाऊंगी जॉब। जी जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो ये ज़रूरी होता है कि आप उस समय ही क्लियर कर दें कि बाद में ये ना हो कि उस टाइम तो आपने हाँ की थी और फिर बाद में आपको दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़े। जी दोस्तों, आप भी हमारे साथ जुड़िएगा प्रोग्राम जन जानकारी में। अगर आप भी इंटरव्यू देने के इच्छुक हैं और आप भी अभी तैयारियां कर रहे हैं और आपका मन है कि क्या पूछा जाएगा, क्या होने वाला है, आप भी घबरा रहे हैं या आपके मन में भी कुछ चिंता या टेंशन है, तो कॉल जरूर कीजिएगा। नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी 8800475080। दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78, 9873551078। और नीलम जी कुछ सोच रही हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे नीलम जी इसमें? बिल्कुल, जैसे कि ये होता है कि हमारे साथ के ना, हम ना कई जॉब पाने के चक्कर में ना कई बार हम
अपनी आधी चीज़ें बताते नहीं हैं कि अच्छा ठीक है कर लेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि बाद में तो एडजस्ट कर ही लेंगे कैसे ना कैसे, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि वो आप फिर ट्रस्ट ब्रेक करते हो। अगर आप पहले ही कमेंट कर दे रहे हो या फिर हम आपकी सारी जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन है मैं एग्री हूँ, और फिर आप बाद में उस पर नकारते हो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं जा सकती, तो फिर वो एक गलत आप पे इम्पैक्ट डालता है, प्रभाव एक गलत पड़ता है। तो इसीलिए मतलब जो भी आपके मन में है आपको क्लियरली बता देना चाहिए कि मैं अगर अगर उनकी शिफ्ट ज़्यादा टाइम की है, 9 से 8 की है, 10 की है, जो भी है, तो आप बता दो कि हम बस इतने बजे तक काम कर पाएंगे, इससे आगे हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, मतलब अपनी एक बातों को स्पष्ट मतलब बिल्कुल क्लियरली आप उनको बोलो, जो कि आप भी क्लियर रहो, आपको भी आगे चल के प्रॉब्लम ना हो और सामने वाले को भी ना हो। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे अब बात ये आती है कि जब हम किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो टेंशन होने लगती है कि क्या पहन के जाऊँ, समझ में नहीं आता किस कलर के कपड़े होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। तो उस समय कैसे ध्यान रखें कि कपड़े कैसे पहन के जाएं, कैसे रंग होने चाहिए, कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, क्या हो और क्या ना हो। तो हम हमेशा कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जी। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पहला इम्प्रेशन किस तरह से इंटरव्यूअर को दे रहे हो। जी। इंटरव्यू के लिए जाते समय आपकी वेशभूषा, आपके कपड़े, इसके साथ किसी भी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट प्लीज़ नहीं करें। आप किसी भी तरह का रिस्क नहीं लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। जी। आपका ड्रेसिंग सेंस आपके बारे में आपकी बुरी या अच्छी छवि, इमेज बनाने की ताकत रखता है। जी। इससे पहले कि इंटरव्यूअर आपके ज्ञान को परखे, आपकी वेशभूषा के बारे में वो पहले से ही जज कर लेगा आपके व्यक्तित्व के बारे में। जी। क्योंकि वो बहुत कुछ कह देती है बिना कहे। हाँ, ऐसे में इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका पहनावा वैसा ही हो जैसी आप इमेज दिखाना चाहते हैं। हाँ जी। आप अगर किसी सिक्योरिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल चुस्त कपड़े पहन के जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। क्योंकि आपकी वहाँ रिक्वायरमेंट वैसी है। अगर कॉर्पोरेट जॉब में जा रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। जी। आपको कंफर्टेबल कपड़े पहनने चाहिए जो प्लेजेंट दिखें। तो आइए मैं आपको और कुछ छोटी छोटी बातें बताती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर जिस पे ध्यान नहीं रखा गया तो आप गलत इंप्रेशन की वजह से चयन प्रक्रिया से ही बाहर हो सकते हो। जी। जिस कंपनी में या जिस क्षेत्र की कंपनी में जा रहे हो, जिस पोस्ट के लिए जा रहे हो, उसी के अनुरूप कपड़े पहनो। और जैसा कि मैंने कहा कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर नौकरी के लिए जा रहे हो तो फॉर्मल कपड़े ही पहनो। फॉर्मल कपड़ों में पैंट, शर्ट, ट्राउज़र, ब्लेज़र, लेगिंग्स, कुर्ता ये आते हैं। जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो वहाँ अगर वेस्टर्न कल्चर, जी बीच में रोकना चाहूँगी नीति जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। हेलो जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, मैं मलिका बोल रही हूँ। जी मलिका, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। कहिए क्या सवाल होंगे आपके? हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कांपने लगते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उस चीज से कैसे डील करें? जी नीति जी। मलिका जी, जैसे अगर आपने सुना होगा तो पलक का भी यही प्रश्न था इससे पहले। मैंने उस समय भी यही बताया था कि जब आप नर्वस होते हो ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि नर्वस होना कोई क्राइम है या इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट दे देगा। आप नर्वस हो सकते हो, मगर अगर आप इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करके जाओगे, आप जिस भी कंपनी में जॉब अप्लाई करने जा रहे हो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर करके जाओगे। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में आंसर दो, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस सवाल का आंसर किस तरह से देना है। इससे आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप नर्वस नहीं होगे। आप कभी भी अब अगर और एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही थी कि आई कांटेक्ट, आप इंटरव्यूअर की आंखों में देख के बात करोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा नर्वसनेस वहीं ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि अच्छा ये मैं कंफर्टेबल हूँ इस बंदे के साथ या बंदी के साथ और मैं इसको जवाब दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप आंखें झुका के रखोगे तो आपका आधे से ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। ओके मैम। जी ओके, थैंक यू। जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।
तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम जन जानकारी में। कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। जी निधि जी आप कंटिन्यू करें। हाँ, तो जैसे कि हम कपड़ों की बात कर रहे थे, तो हमें कपड़ों के कलर रंग पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा तड़क भड़क रंग के कपड़ों का इस्तेमाल इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। हल्के रंग के साफ सुथरे कपड़े पहने जिसमें आप कंफर्टेबल हों। जी, आपको फुटवेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। आप चप्पल जूते आरामदायक पहने। आप तेज आवाज़ करने वाले फुटवेयर नहीं पहने। जी जी, उससे सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होता है। जी, जब आप हील पहनते हो और टिकटॉक करके चलते हो तो वो गलत होता है। जी, तो ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं बीच में रोकना चाहूँगी, मतलब ये होगा लड़की के लिए टिकटॉक करने वाला, तो क्या लड़कों का भी ऐसा ही कुछ होता है? लड़कों का भी होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो लड़के भी अपनी हाइट बढ़ाने के चक्कर में हील्स वाले जूते पहनते हैं। तो जब आप लोकल जूते लेते हो हील्स वाले, क्योंकि आप ब्रांडेड अफोर्ड नहीं कर पाते हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि उससे आवाज़ आते हैं टिकटॉक की। तो आप पहले ही जूते का चयन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये आवाज़ नहीं कर रहा हो। जी जी जी, बहुत ही अच्छा। तो जो भी है बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि हम कपड़ों की तो बात कर लेते हैं लेकिन जूते चप्पल की तरफ तो ध्यान नहीं देते। ये बहुत ही अच्छा बताया है निधि जी ने। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है हेयर स्टाइल। हाँ, हेयर स्टाइल पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम स्टाइलिश दिखने के चक्कर में, और फिर मैं कहूँगी लड़का हो चाहे लड़की हो, स्टाइलिश दिखने के चक्कर में कोई भी ऐसी हेयर स्टाइल नहीं बनाए कि इंटरव्यूअर आपके चेहरे की जगह आपके बालों को देख रहा हो। लड़कियां लटे नहीं निकाले, वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप अपने बालों को ही संभालते रह जाओगे। हाँ जी। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैम, मेरा नाम पवन है। मैं सरोल सेक्टर 18 से बात कर रहा हूँ। जी पवन जी, कहिए क्या कहना चाहेंगे सर? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हम रिजेक्ट ना हो उस इंटरव्यू में? जी 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 जी, निधि जी क्या कहना चाहेंगे? तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, अभी हम कपड़ों का जिक्र कर रहे थे, तो इंटरव्यू में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो। कपड़े, फुटवेयर, हेयर स्टाइल, इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज के बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप इंटरव्यू में जाने से पहले पूरी तरह अपने आप को तैयार करके जाओ। आप हर एक क्वेश्चन जो हमने अभी शो में बताए, आप उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करो और लिखित में प्रिपेयर करो, मेरा सजेशन ये होता है, और जिससे कि आप वहाँ जाके उसी तरह से उत्तर दे पाओ। अगर आप थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस में, प्रिपरेशन में थोड़ी भी कमी रखेंगे तो वहाँ हो सकता है आप जो बोलना चाह रहे हो वो आप नहीं बोल पाएँ। जी, थैंक यू पवन जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे मेरे को एक सवाल मन में आ रहा था कि क्या हम कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए, इंटरव्यू के लिए? क्योंकि मतलब पहली बार अगर जाएंगे तो शायद मतलब कुछ घबराहट होगी या ऐसा कुछ, तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इसको हम मॉक इंटरव्यू भी कहते हैं। अच्छा, तो उसमें आप, और ये मैंने सोचा था इस एस्पेक्ट पे टच करने के लिए। मॉक इंटरव्यू में क्या होता है, आपका कोई भी फ्रेंड या आपका कोई भी सीनियर या आप जिसको भी जानते हैं जो कोई भी अच्छे पद पे किसी भी कंपनी में कार्यरत हो, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी सहायता करें मॉक इंटरव्यू में। जी, ये एक्चुअल इंटरव्यू तो नहीं है, मगर आपको हेल्प करेगा कि इंटरव्यू में आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जी जी। मॉक इंटरव्यू के टाइम एक चीज़ की और सजेशन दूंगी, आप भूल जाओ कि आप किसी जान पहचान के आदमी को दे रहे हो। आप इसी तरह से बर्ताव करो कि आपके सामने एक अननोन इंटरव्यूअर बैठा है और आप उसको आंसर कर रहे हो। जी, इसको आप रिकॉर्ड भी करो और उसको सुनो वापस। अच्छा, जिससे आपको अपने आंसर्स में संशोधन करने का मौका मिले, जो आप लाइव इंटरव्यू में नहीं कर सकते हो। जी जी। और ये मुझे लगता है कि एक हमें बंदा ऐसा भी बैठाना चाहिए बीच में, अपना दोस्त या जानकार, जो कि हमारी कुछ कमियां हैं उनको वो बता पाए। जी, क्या कहना चाहेंगे नीलम? हाँ, इसमें होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए मैं कभी कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, तो जो कहीं कोई काम कर रहे हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो उनको कि आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सामने हम बैठ के एक मॉक इंटरव्यू कर सकते हैं कि जिससे जो मेरी गलतियां हैं मैं उसको ठीक करके, और फिर जब मैं अगले दिन जाऊंगी इंटरव्यू के लिए तो
चांसेस हाई रहेंगे कि मेरे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो मुझे फीडबैक अच्छे से देगा कि आपने यहाँ पे ये वर्ड्स गलत बोले हैं, या इसको ऐसे बेटर बना सकते हो, या आपको बार बार अपने हाथ, जैसे हो सकता है कि हम उस वक्त भी अपने हाथ हिला रहे हो, ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, है ना, बालों को बार बार टच कर रहे हो, तो उस समय वो शायद हमें बोले, अगर उसको, तो ऐसे व्यक्ति का चयन करना भी ज़रूरी है कि जो थोड़ा सा बड़ा मतलब हो, कि वो कई बार इंटरव्यू दे चुका हो और उसको समझ हो उस चीज़ की। जी, बहुत ही अच्छा। ऐसे व्यक्ति का चयन करें। अभी जैसे आपने लोग की बात की थी, तो अगला सवाल यही उठता है कि इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, मतलब क्योंकि कुछ बंदों का होता है कि बैठने के बाद ही हिलने लगते हैं या मतलब अपना लड़कियां होती है तो दुपट्टा ठीक करना है या कुछ करने लगते हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शर्मिला जी, और इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। तो इंटरव्यू में जाते समय आप क्या पहनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, कितना पढ़ते हैं, इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जी, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आंसर्स, आपके जवाबों से मैच नहीं कर रही, तो हो सकता है कि आपका जवाब सही हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो। इंटरव्यू में आपके उठने बैठने का तरीका, हाव भाव, आपके हाथ के एक्शन बहुत कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं। जी, जब आप इंटरव्यूअर से जाते से ही हाथ मिलाते हैं, तो इस बात पे भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाथ बहुत तेजी से ना मिलाएं, बहुत धीमे से भी ना मिलाएं। जी, मतलब आपकी हाथ की पकड़ ना ढीली होनी चाहिए और ना बहुत तेज। अगर आपके हाथ में पसीना है या ठंडे हो, तो आप खुद ही सोचो कि आपको उस तरह हाथ मिलाना अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। जी जी, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो आप इंटरव्यू रूम में घुसने से पहले ये इंश्योर करें कि आपके हाथों में पसीना ना हो। दूसरी बात का जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है कि जब आप हाथ मिला रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, जी, तो आपको इंटरव्यूअर की आंखों में आंखें देखना बहुत ज़रूरी है। आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी, आंख नीचे करते हुए या कहीं और देखते हुए हैंडशेक ना करें, इससे आपकी घबराहट और नर्वसनेस जाहिर होती है। जी जी, इसके अलावा पैरों का पोस्चर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पैर क्रॉस नहीं करें, आप महिला हो या पुरुष, इंटरव्यू के दौरान क्रॉस लेग करके नहीं बैठें। जी, पीठ सीधी रखें, चिन ऊपर रखें और अटेंशन की मुद्रा में बैठें। इससे इंटरव्यूअर को आपकी सीरियसनेस, आपकी गंभीरता का अनुभव होगा और वो आप पे ज़्यादा ध्यान देगा। हाथों को सीधा रखें, अपने थाइस पर रख सकते हैं, इन्हें क्रॉस नहीं करें, बाजुएं बंद करके ना बैठें, जेब में हाथ ना डालें। ये बहुत सारे लोग करते हैं जो कि सही नहीं है। बालों के साथ नहीं खेलें, बेवजह के हैंड मूवमेंट्स ना करें जी, और कुछ हद तक हाथों के एक्शन से अपनी बातें समझाई जा सकती हैं। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आए जहां आपको कुछ एक्सप्लेन करना हो, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें और समझाने की उसके थ्रू कोशिश करें। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया निधि जी। तो दोस्तों, आप भी कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है जन जानकारी। हमारे साथ हैं अग्रसर से नीलम जी और मैक्वेरी से निधि जी। तो कॉल जरूर कीजिएगा और अपने सवालों के जवाब लीजिएगा, क्योंकि ये लाइव प्रोग्राम है। समय की बात करें तो 2:09 हो चुके हैं और आज है 24 नवंबर 2023। कॉल करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80 और दूसरा नंबर 98 73 55 10 78। निधि जी, यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स जो हमारे श्रोताओं को आप देना चाहेंगे, कि ऐसे टिप्स जो कि हाँ उनको एक विश्वास हो जाए कि हाँ इंटरव्यू देने जाएंगे तो कुछ काम तो बन ही जाएगा। तो आजकल इंटरव्यू में सिर्फ आपके बैकग्राउंड और इंटरेस्ट की जानकारी के बारे में नहीं पूछा जाता। जो हायरिंग मैनेजर होता है वो इंटरव्यू के दौरान आपकी हर स्किल को टेस्ट करता है। जी, जैसे कि क्रिएटिव थिंकिंग, आप क्या एक्स्ट्रा सोच सकते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा पहुंचा सकते हो। जी, कम्युनिकेशन और भी बहुत कुछ। इसके जरिए वो पता लगाता है कि आप इस नौकरी के लिए सही हैं या नहीं। अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से नहीं करी है तो आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो। जैसे कि हमारे कॉलर्स ने भी पूछा कि हम नर्वस हो जाते हैं। हाँ हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करें। जी जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, उनका सवाल जानते हैं। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, मैं नेहा। जी नेहा, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। मैम मैं 20+ हूँ
जी बताइए, मैम, क्या सवाल है आपका नेहा? मैम मैं एक जॉब में कर रही हूँ और मेरे को एक रिज्यूम बनाना है जो अट्रैक्टिव लगे लोगों को। जी आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कैसे बनाऊँ? जी नेहा जी, हमने इस प्रोग्राम के शुरुआत में बताया था कि एक अच्छा रिज्यूमे बनाने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी होता है, मगर मैं अगर संक्षेप में फिर से आपको बताऊं नेहा जी, तो आप अपने रिज्यूमे में अपनी सारी उपलब्धियों का जिक्र करें। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखें जो आपने नहीं करी हो। आपके पास जो भी स्किल है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, उसका जिक्र ज़रूर करें। और एक जैसे हमने बताया था कि रिज्यूमे में एक समरी, एक सारांश बहुत ज़रूरी होता है। वो ma'am. आप उसको मेंशन करें और सारी डिटेल्स डालें। आपने जो भी पढ़ाई करी है, अगर आपने कुछ अलग से कुछ सर्टिफिकेशन, कोई कोर्स किया है छोटा से छोटा, तो वो भी लिखें। अच्छा मैम, इससे जॉब लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना? रेज्यूमे के बेसिस पे जॉब के चांसेस नहीं बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि रेज्यूमे सिर्फ एक रिफ्लेक्शन होता है इंटरव्यूअर के पास पहुंचने का, और इसीलिए हमने उस समरी को हाईलाइट किया था कि उसके थ्रू आप कंपनी में अपना सीवी पहुंचा सकते हो। मगर जॉब लेने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप कितनी तैयारी करके जा रहे हो उस पोस्ट के लिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है जिसका हमने अभी जिक्र किया, यस, आप क्या कपड़े पहन के जा रहे हो। नीलम जी? हाँ, नेहा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर आपका रिज्यूमे अट्रैक्टिव रहा या अच्छा रहा तो क्या जॉब मिल जाएगी, चांस तो बढ़ जाते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन ये भी होता है कि आप अपना रिज्यूमे बहुत अच्छे से ले गए, लेकिन जैसा कि अभी निधि पूरे सेशन में बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नर्वस हो गए तो उस रिज्यूमे का फिर कोई भी रहा नहीं ना कुछ भी, क्योंकि अगर आप नर्वस हो गए, बोल ही नहीं पा रहे हो, जो आपके बहुत घबरा जाती हूँ मैं। अभी कॉल में हूँ तभी मैं घबरा रही हूँ। बिल्कुल, मैं आपको ना पता है स्टार्टिंग में बोलने जा रही थी कि नेहा, आप अभी बात हमें सिर्फ कॉल करने के साथ ही आप इतना घबरा रहे हो, इतना मतलब नर्वस हो। तो जब आप सीवीज लेके जाओगे या फिर कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे आप, तो आपको मतलब थोड़ा सा होना चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड करें और जब अपना रिज्यूमे आप खुद से बनाएं, या आप मेरी हेल्प ले सकते हैं। आप मैम आपको लास्ट में एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगी बीच में, तो वो कॉन्टैक्ट नंबर पे जब भी आप अप्रोच करोगे मैं आपकी पूरी हेल्प करेंगी। अग्रसर आप इन चीज़ों के लिए काफ़ी हेल्प करता है, जॉब दिलाने में भी, और साथ में अगर आपको सीवी से रिलेटेड या रिज्यूमे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मगर मैं ये चाहूँगी आप हेल्प लें, लेकिन खुद से बनाएं, जिससे उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है लिखने का। तो जो कि जब आप इंटरव्यू देंगी तो जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आप उसका जवाब दे पाओगे कि सर मैंने इसको इसलिए ऐड किया है, मैम मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे पसंद है। मैंने कोशिश की थी लेकिन मुझे वो इतना पसंद आया नहीं, तो इसलिए अभी मैंने आपका प्रोग्राम सुना तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लो, राय ले लूं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने, बहुत ही अच्छा। और आपकी हम बिल्कुल हेल्प करेंगे। प्रोग्राम एंड होने के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको कांटेक्ट नंबर बता दे अभी शेयर कर देंगे मैम, तो आप उस पर बात कर सकते हैं हमसे। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू नेहा। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, और कॉल करने के लिए नंबर होगा 8800475080 और दूसरा नंबर 9873551078। 2:14 हो चुके हैं और 16 मिनट है बाकी। आप कॉल करिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में जरूर जुड़िएगा। जी निधि जी, आप बता रहे थे कि क्या क्या टिप्स होने चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए जॉब इंटरव्यू में। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना ज़रूरी है जी। जब आप कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में रिसर्च करके जाते हैं तो आप अपने उत्तरों को, अपने जवाबों को उस हिसाब से ट्विक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं जी जी, जो कंपनी को सूट करे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसको आप बार बार पढ़ें, ये बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे आंसर्स आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से ही मिल जाएंगे जी। आप जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आंसर्स इस तरह से भी दे सकते हैं कि मान लो अगर अकाउंटिंग जॉब है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपने जर्नल पोस्ट किया है कि नहीं, आपने रिकन्सिलिएशन बनाए हैं, आपने बैलेंस शीट बनाई है। तो आप ये सारे चीज़ें अपने उत्तर में भी बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ये सारी चीज़ों पे काम किया है, जिससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपका सीवी उसके लिए रेलिवेंट है। जी जी। उसके अलावा आप
अपने आप को तैयार भी करें कि आप इंटरव्यूअर से क्या पूछना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इंटरव्यू हमेशा वन साइडेड नहीं होना चाहिए। जब आप फ्रेशर होते हो तो, और जैसा हमने देखा कि जितने भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़े सभी बहुत नर्वस थे और सब नर्वसनेस के बारे में बात कर रहे थे। जी जी। तो अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाओगे कि मैं क्या पूछूं इंटरव्यूअर से, तो उससे आपकी नर्वसनेस आधी वहीं ख़त्म हो जाएगी। जी जी। तो आप ये ज़रूर तैयार करके जाइए। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि आप इंटरव्यूअर से क्या पूछ सकते हो क्वेश्चन, अब आप उसके बारे में, उसकी पर्सनल चीज़ों के बारे में तो नहीं पूछेंगे, तो आप उससे पूछ सकते हो कि इस कंपनी में अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो मेरा लर्निंग पाथ क्या होगा, मुझे और क्या सीखने का अवसर मिलेगा। बहुत अच्छा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो आपकी नर्वसनेस खत्म हो जाएगी। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे से बताया निधि जी। और ये काम की चीज़ें हैं कि हम वहाँ पे जाके एक हमारा कॉन्फिडेंस भी दिखता है कि हम भी सवाल कर सकते हैं। ये ना है कि सामने वाला ये सवाल करता जाए और हम बस चुपचाप बैठे रहें या उनका मुँह ताकते रहें या उन्हीं के सवालों के हाँ या ना में जवाब देते रहें। कुछ का देखा है जैसे कि बस गर्दन हिला पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। तो ज़रूरी है वहाँ पे जाके बोलना और तैयारी के साथ बोलना। जी। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप कभी भी जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट पहले वहाँ पहुँचें। जी। वहाँ पहुँच के अपने आप को सेटल करें। अगर आपको वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो आप पहले जाएं, आप पानी पिएं, जिससे आप अब वहाँ जब आप ऑफिस में बैठे हो, उस इन्वायरमेंट में 15 मिनट बैठे हो, तो आपका मन ऐसे भी शांत हो जाएगा, आपकी नर्वसनेस भी बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और आपको इंटरव्यू के दौरान नर्वस दिखना नहीं है, आपको हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखनी है, आपको मुस्कुराते हुए रहना है, जिससे कि कभी भी वो घबराहट आपके चेहरे पे नहीं आए। अच्छा अच्छा। तो ये भी एक मतलब टिप्स है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नर्वस दिखना भी नहीं है और होना भी नहीं है, दोनों चीज़ें करेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों आप भी कॉल कीजिएगा और हमारे साथ प्रोग्राम में अपने सवाल साझा कीजिएगा। नंबर होगा 8800475080, यानी कि 8800475080। दूसरा नंबर होगा 9873551078, यानी कि 9873551078। तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ और कॉल कीजिएगा, क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अगला सवाल होगा निधि जी कि इंटरव्यू से पहले अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ जी। इसको बताने के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी। इंटरव्यू से पहले आप सिमिलर इंडस्ट्री जहाँ आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपको पता है आप XYZ कंपनी में जा रहे हो, हाँ जी, उस कंपनी के सिमिलर बिजनेस में अगर आप किसी को भी जानते हो तो आप उस इंसान से बात करो, वो आपको कंपनी के जार्गन सिखा सकता है। उससे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जो आप जब इंटरव्यू में जाओगे तो आपको मदद मिलेगी। जैसे वहाँ किस तरह के शब्द यूज़ होते हैं। अगर मार्केटिंग फॉर एग्जांपल, अगर मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं उसके बारे में अगर आप स्टडी करोगे तो उससे आपको मदद मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपको ये पता होगा कि आपके पास में वर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे बात करने के लिए और आप कॉन्फिडेंट होगे। जी जी। आप अपनी सीवी में हर एक चीज़ का एग्जाम्पल लिखो और इंटरव्यू के दौरान उस एग्जाम्पल को डिटेल्स में विस्तार में बताओ। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं अपने रिज्यूमे में, सीवी में, मगर हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जी जी। तो अगर आपके पास एग्जाम्पल्स पहले से तैयार होंगे तो आप उसको बता पाएंगे। हमने मॉक इंटरव्यू की बात करी जी, उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि आपका कोई नोन आपको फीडबैक देता है उस टाइम पे कि आपको और क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को खुद से सुनते हो और उस पर काम करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। जी जी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सकारात्मक रहना। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। आप जैसा कि मैंने बोला था कि फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत मायने रखता है, तो एक इंटरव्यूअर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू लेना हमेशा आसान होता है जो मुस्कुराता हो, जो आपसे हाथ मिलाता हो, जिससे जब पहली बार मिलते से जो ऑफिस के बारे में तारीफ करता हो, उसकी बातें करता हूँ। तो जब मैं इंटरव्यू लेती हूँ तो मैं भी उसी को प्रेफरेंस दूंगी जो ये सारी चीज़ें कर रहा है, ना कि जो नर्वस है। बहुत अच्छा
जी, अब ये जानना चाहेंगे कि जब हमारा इंटरव्यू हो जाता है तो मन में सवाल दौड़ने लगते हैं, है ना, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो क्या हमें वहाँ पे फीडबैक मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, और मांगना चाहिए तो कैसे, और नहीं मांगना चाहिए तो क्यों नहीं मांगना चाहिए, दोनों चीज़ें। तो जैसा हमने कॉलर्स से भी सुना कि वो इंटरव्यू के लिए इतने नर्वस होते हैं, तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं करते क्योंकि वो इतने डरे सहमे होते हैं कि वो फीडबैक नहीं मांगते। जी 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 जी, एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, हेलो? नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम प्रीति है। क्या नाम बताया? प्रीति। प्रीति, अच्छा प्रीति, बहुत बहुत स्वागत है। कहिए क्या सवाल है आपका? मैम मैंने क्वेश्चन से रिगार्डिंग ही करा है। हाँ, मुझे हाँ। क्वेश्चन पूछना था कि मतलब इंटरव्यू में सैलरी वगैरह के बारे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं सरकार से? बिल्कुल, एकदम काम का सवाल। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है प्रीति आपने, और ये दर्शाता है कि आप नर्वस नहीं हो। हाँ, इंटरव्यू में सैलरी के बारे में पूछना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप जब किसी कंपनी से जुड़ने जा रहे हो तो आपको पूरा हक बनता है कि आप ये जानो कि आपको वहाँ पे क्या सैलरी मिलेगी। बहुत सारी कंपनियां जब HR अगर आपसे बात कर रही है तो वो शुरू में ही आपसे पूछेगी कि आप की क्या उम्मीदें हैं, आप क्या सैलरी एक्सपेक्ट करते हो। मगर अगर HR ने शुरू में आपसे बात नहीं करी है इस विषय में, तो आप इंटरव्यू के टाइम, और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि आप कुछ क्वेश्चंस इंटरव्यूअर से पूछ सकते हो, उसमें आप एक सैलरी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जी। आप उनको पूछो कि अगर मुझे ये जॉब मिलती है तो मेरी सैलरी क्या होगी। जी बिल्कुल। हम एक्चुअली सैलरी कोटा की होती है, CTC वगैरह होती है कि नहीं होती है? तो कई जगह पर होता है कि मतलब CTC बता देते हैं वो लोग, बट इन हैंड नहीं बताते। फिर जब ऑफर लेटर आता है तो उसमें CTC अलग होती है, इन हैंड में अलग मिलता है। तो ये वाला क्वेश्चन मतलब समझ नहीं आया था। मैं CTC के बारे में डायरेक्ट CTC के बारे में पूछा, इन हैंड के बारे में? आप अगर आपको इन हैंड बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, देखो जब अगर आप थोड़ा सा भी आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आपको पता होगा कि CTC और इन हैंड में कितना डिफरेंस होता है। जैसे कि आपके PF होता है, ग्रेच्युटी होती है, ये सारी चीज़ें CTC का तो पार्ट होती हैं, बट आपको इन हैंड सैलरी में नहीं मिलती। तो अगर आप उससे अंदाज़ लगा सकते हो तो सही है, अगर आप नहीं लगा सकते हो तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन मत पूछो। जब HR आपको बताए कि आपकी ये CTC रहेगी, उस टाइम आप HR से एक कैलकुलेशन मांगो कि इस CTC में कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इन हैंड में नहीं आएगा। बिल्कुल। ये जो CTC और इन हैंड का है, ये मैटर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि जैसे हमने कई लोगों को प्लेस करवाया है, तो वो लोग हमसे जब उस समय हम उनको बता देते हैं कि CTC आपकी ये रहेगी, इन हैंड ये रहेगी, लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता। वो कहते हैं ठीक है इतना मिल रहा है, बस वो अमाउंट सुन के शांत हो जाते हैं। फिर जब उनके 1 महीने काम करने में जब सैलरी का टाइम आता है, जब सैलरी आती है, तो कहते हैं मैम वो उनको ना जो अमाउंट ज़्यादा वाला होता है ना, वो बस याद रहता है कि मेरे को बस इतना तो मिलेगा ही। तो जब वो सैलरी आती है तो कहते हैं मैम, फिर वो फ़ोन करके फिर एक तो इंटरव्यू वालों को, जो मतलब कंपनी वालों को बोलते हैं कि हमारी सैलरी इतनी आई। फिर उसके बाद जिसने जॉब लगवाई होती है या कहीं से किसी ने अगर रिज्यूमे उनका पास किया है या कुछ भी है, तो उनको कॉल करके बोलते हैं कि आपने तो इतनी बताई थी, ये तो इतनी दे रहे हैं। जी। तो इसकी समझ होना बहुत आवश्यक है, और ज़रूर जानना चाहिए कि CTC क्या है और इन हैंड क्या है, क्योंकि आपका जो इन हैंड होता है और जो CTC दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कुछ अमाउंट का डिफरेंस होता है। जी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा प्रीति आपने। जी, और यहाँ पे इंक्रीमेंट का भी पूछ लिया जाए या फिर वो बाद में बात होती है? हाँ, नहीं पूछ लेना चाहिए वैसे। नहीं, इंक्रीमेंट नहीं पूछना चाहिए। नहीं पूछना। इंक्रीमेंट जनरली हर एक कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। अच्छा। अगर आप इंटरव्यू के टाइम इंक्रीमेंट की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक लालच दिखाता है, जो कि वो सही नहीं है। आप जब ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ऑफर, अपनी सैलरी पूछना आपका हक है जी। मगर इंटरव्यू हमेशा कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से चलता है। जी। वो आप बाद में HR से पूछ सकते हो कि हाफ ईयरली होता है या 3 months एनुअली होता है, या हाँ। 3 मंथ्स में होता है इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट जनरली होता है, जी। ये सब आप HR से या नीति, जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि हम प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। और कुछ सवाल है आपका? हाँ मैम, बस एक क्वेश्चन था। जी जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया Thank you, आप, ma'am. थैंक यू। जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना इस वाले में कि फीडबैक मांगना चाहिए या जो भी है, या अगर हमें भी कुछ क्वेश्चन तैयार लेके जाना चाहिए, तो एक तो ये कि लर्निंग क्या, जैसे आपने बताया था कि हमारी लर्निंग क्या होगी और ट्रेनिंग कब कब होगी हमारी,
तो उसमें हम शायद कभी ना कभी मतलब थोड़ा सा ऐड कर सकते होंगे कि अगर हम सब कुछ अच्छा हमारा चला और हमने ठीक किया तो क्या आगे चलकर कुछ है कि इंक्रीमेंट होने का चांसेस हो या कितने दिनों में है, क्योंकि घर वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं कई लोगों के कि अच्छा लग गया तो क्या इसी सैलरी फिक्स सैलरी पे रहेगी या सैलरी आगे जाके बढ़ेगी या इतनी ही रहेगी। मैं इस क्वेश्चन को दूसरी तरह से फ्रेम करूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इंक्रीमेंट पूछो, आप पूछो कि आपका करियर प्रोस्पेक्ट क्या है, आपके ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट क्या है। मान लो 6 महीने बाद मेरा प्रोबेशन पीरियड कंफर्म हो जाता है और मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती हूँ, तो क्या मेरी जॉब ग्रेड चेंज होएगी? हाँ, मेरा रोल चेंज होगा, मैं अगले पद पर जाऊंगी। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी क्यूरियोसिटी को दिखाते हैं, जिससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हमारा पोस्ट चेंज होगा तो फिर सैलरी बढ़ेगी, फिर अंदाजा अपने आप ही लग जाएगा। मतलब बिना पूछे ही सवाल का आंसर मिल जाएगा, है ना। बहुत ही अच्छे से बताया निधि जी। और हम बात कर रहे थे अगले सवाल की कि इसमें फीडबैक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए एचआर से। तो मैं जैसा कि बता रही थी कि इंटरव्यू के बाद बच्चे बहुत डरे सहमे से रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम वेट करना ज़्यादा सही है बजाय एचआर के पास जाके कॉल करना या ईमेल डालना, मगर ये बहुत गलत है। पहले तो एचआर की तरफ से, रिक्रूटर की तरफ से ही इमीडिएटली फीडबैक आ जाना चाहिए। हम अपनी कंपनी में भी ऐसा करते हैं, हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि हम फीडबैक तुरंत देते हैं जी। मगर बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो फीडबैक एचआर के साथ शेयर करना भी भूल जाता है। तो उसके लिए आप घर पे बैठे हो, हाथ पे हाथ रख के, आप परेशान हो, आप एंग्शियस हो रहे हो, उसकी जगह आप एचआर से फीडबैक मांगो, आप मेल भेजो। आप सेम डे मत करो, मगर अगले दिन या 2 दिन बाद एक मेल ज़रूर भेजो एचआर को कि मैंने इस दिन पे इंटरव्यू दिया था, क्या आपके पास मेरा फीडबैक है। वो फीडबैक पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एचआर को आपको बताना चाहिए। अगर फर्स्ट ईमेल के बाद भी आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आए तो 2-3 दिन के बाद फॉलो अप करने में भी कोई हर्ज नहीं है। ये करना चाहिए, ये हमारा हक है ये जानना कि हमने इंटरव्यू में सही किया या गलत किया, जिससे हम दूसरी जगह की तैयारी कर सकते हैं। जी। तो कितने दिन तक वेट मतलब जैसे आपने बताया कि कई लोग तो होते हैं कि फीडबैक ले लिया और अगर उधर से फीडबैक नहीं मिलता है तो कब उनके पास दोबारा से पहुंच जाना चाहिए? जैसा मैंने बोला 2-3 दिन का वेट करो, अब उसके बाद फिर से ईमेल भेजो। अगर आपके पास में कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फ़ोन नंबर है, तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो 3 से 4 दिन के बाद में। जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से बताया जी। नीलम कुछ शामिल करोगे? हाँ, मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम सामने वाले से फीडबैक मांग रहे हैं तो उसी तरीके से अगर हमें भी कुछ लगता है या हमें कुछ वहाँ पे अजीब लगा या हमारे साथ कुछ अलग सा कुछ बर्ताव हुआ या कुछ भी हुआ तो हमें भी बता देना चाहिए कि हमें ये चीज़ नहीं सही लगी या जो भी था। एक तो ये पॉइंट, और दूसरा ये कि अगर आपकी वहाँ पे जॉब लग जाती है जी तो आपने, क्योंकि आप जॉब सर्च कर रहे हो, जॉब सबको नीड है क्योंकि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है जी। तो कई लोग जैसे अपने जिस तरीके से भी गुजारा करे तो जॉब करना चाहते हैं, तो वो लोग कई जगह पे सीवी अपना रिज्यूमे भेज देते हैं कि यहाँ पे भी लग या यहाँ हो जाए या कहीं तो होगी। कोई 10 जगह भेजता है तो उसके जाके एक जगह पे लगती है जी। या आपने 5 जगह भेजा होगा तो हमारी एक जगह लगेगी। तो इस भेजना चाहिए, हर जगह भेजें जहाँ से आपका इंटरव्यू हो गया, जहाँ से फाइनल हो गया। उसके बाद आपको जहाँ आपने भेजा एक मैसेज या एक मेल ड्रॉप कर दें कि मेरा सिलेक्शन यहाँ, किसी दूसरी नहीं बताना चाहते मत बताएं, बट आप उनको ये बता सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मैं काम करने लग गया हूँ और इस पोस्ट पे अब मतलब आप किसी और को हायर कर सकते हैं या आप उसका इंटरव्यू ले लें मेरी बजाय। क्योंकि उसके चक्कर में क्या होता है, उस पोस्ट पे वो आपका वेट कर रहा होता है कि आप आएंगे, जिसके चक्कर में कोई और भी वेट कर रहा होगा कि शायद यहाँ मेरा नंबर लग जाता, सही बात या है। हो जाता। तो वो दोनों जगह से कॉम्बिनेशन, और उनको बहुत अच्छा लगता अगर आप ऐसा करेंगे जी। तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, चलो इसकी लग गई, इसने बता दिया, कंफर्म कर दिया, जो कि वो आगे सोचेगा कि क्या करना है जी। और एक चीज़ और आजकल मैंने देखा है काफ़ी ज़्यादा, वैसे मैं देख रही हूँ कि अभी क्या होता है ना, अभी आपको लोगों ने रिज्यूमे दिया, फिर लोग ना, अगर आप उसको कॉल करो कि मैंने आपका सीवी भेज रखा है और आपके पास हो सकता है कॉल, रिज्यूमे भेज रखा है, आपके पास कॉल आ जाए ना, तो कई लोग ना 1-2 बार तो फ़ोन उठा लेंगे जी। फिर कई लोगों को अगर वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता काम करने का, या उनको लगता है यार कंपनी ऐसी है, पता नहीं क्या करेंगे यहाँ पे, ऐसे काम तो नहीं करने, तो आप अपना सीवी देने किसी को भी दे रहे हैं अपना, तो रिज्यूमे आप उसको पहले बता दें कि मैं बस यही काम कर सकता हूँ या मुझे इस फील्ड में ही जाना है और मेरा बस इसी में भेजना, बाकी कहीं और मत भेजना, ठीक है। एक तो या ये आप क्लियर कर लो, अगर सामने वाला नहीं पूछता है तो जी।
और फिर अगर वो आपको कॉल कर रहा है तो उसकी कॉल का जरूर रिस्पांस करें, क्योंकि वो भी आपका, उसको भी कहीं ना कहीं रिस्पांस देना होता है जी। तो क्योंकि आजकल ना कई बार ऐसे होता है कि वो लोग रिस्पांस ही नहीं करते, फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देंगे, कॉल ही नहीं उठाएंगे, तो ये नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपको फिर ज़रूरत पड़े। जी जी। तो ये आपकी नेगेटिव को वहाँ पे दर्शाएगा, और बाद में अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ना, वो आपको दोबारा कॉल नहीं करेंगे, बिल्कुल। ना ही वो आपके लिए कि कहेंगे कि हाँ आपको यहाँ पे लगना चाहिए। आप अपना बिहेवियर जितना अच्छा रखेंगे कि सबके साथ, आपको उतनी ही और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। जी, तो ये बहुत ही चीज़ अच्छा, बहुत ही अच्छे से दोनों ने बताया है, निधि जी और नीलम जी। चलते चलते श्रोताओं के लिए कुछ खास टिप्स जो आप बताना चाहें कि हाँ ये तो ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें। ऐसे तो हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है, मगर मैं फिर से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, नर्वसनेस, उसको नहीं, अपने चेहरे पे बिल्कुल नहीं आने दें और कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर इंटरव्यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी कई लोगों के क्वेश्चन होंगे कि नर्वस तो हैं, फिर उसके लिए ये उपाय है कि आप प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे अपने आप को बताने में कि मैं ये हूँ या मैं ये काम करता हूँ, अपने प्रोफाइल को डिस्क्राइब करने में, तो आप प्रैक्टिस करें, आप लिखें, आप किसी के सामने इंटरव्यू दें, मिरर के सामने खड़े होकर अपना खुद का इंटरव्यू तो इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। और दूसरा एक ये कि आप पंक्चुअल रहें अपनी बातों को लेकर भी और अपने टाइम को लेकर भी और हर जगह पे, जो कि बहुत अच्छा रहता है आगे फ्यूचर के लिए। जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू नीलम, थैंक यू निधि जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों बस ये कहेंगे कि नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है और आप नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी अच्छी बातें जो अभी इस प्रोग्राम में बताई गई है जन जानकारी में, कि नर्वस ना हो, अच्छे से बात करें, आप भी अपने सवाल रखें, अपने कपड़े ऐसे पहन के जाएं कि ना ज़्यादा भड़कीले हो और आपके टिक टिक वाले शूज या सैंडल ना हो, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन है बहुत काम की चीज़, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और रिज्यूमे जब बनाते हैं ना तो अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है उसको पूरा भर के लेके जाना है, जितना भी लिखा हो, जितना आपको आता है उतना लिखें, जो आपने लिखा है वो अच्छे से लिखा हो, आपकी भी समझ में आए, कि कोई आपसे पूछे तो अच्छे से आप बता पाएँ। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखिएगा और सुनते रहिएगा गुड़गांव की आवाज़ रेडियो। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए है तो आप ज़रूर एक नंबर मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिएगा, 9892034751 तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में। ये अग्रसर का नंबर है। और रिज्यूमे बनाने के लिए अगर आपको हेल्प चाहिए है तो आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से दोहरा देती हूँ, 8920347514, यानी कि 8920347514। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। और रिज्यूमे बनाने के लिए या फिर आपको इंटरव्यू देते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, कुछ पूछना है, बातें करनी है, तो ज़रूर इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर कुछ और सवाल हैं तो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो का व्हाट्सअप नंबर है 9958941408 9958941408। इस नंबर पे अपने सवाल लिख के रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।